प्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 3 की यूनिट फर्स्ट। बात करें अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की, तो इसकी खोज के.आर. पोर्टर, क्लॉड एवं फुल्लम ने सर्वप्रथम इनको देखा था और इसकी खोज 1945 में की पोर्टर ने। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहते हैं। ये मैमल्स की आरबीसी की सेल्स को छोड़कर मोस्टली सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सभी जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी में इनका अभाव होता है। ये लाइपोप्रोटीन्स की डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। अगर आकृति के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे इसके अंदर हम बात करें किससे बनी होती है मिलकर, तो अंतःप्रद्रवी जालिका मुख्यतः 3 रूपों में हमको मिलते हैं। ये 3 रूप होते हैं: सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी की बात करें, ये 40 से 50 माइक्रोन मिलीमीटर लंबी और चपटी नलिकाएं होती हैं, जो कि समांतर रूप से व्यवस्थित होती है। इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्यतः प्रोटीन सिंथेसिस में जो कोशिकाएं सक्रिय होती हैं उनमें होती हैं। एग्जाम्पल: लीवर, पेनक्रियाटिक सेल्स। सेकंड, वेसिकल्स की बात करें, ये 20 से 500 म्यूएम डायमीटर की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि शेप में मेनली ओवोइड या गोलाकार राउंड शेप होती हैं। लीवर और पेनक्रियाटिक कोशिकाओं में ये प्रचुरता से पाई जाती हैं। थर्ड वन की बात करें, ट्यूब्यूल्स। आकृति व व्यवस्था में नियमित होती हैं। इनका व्यास 50 से 100 म्यूएम का होता है। चिकनी सतह युक्त अतिशाखित ब्रांच रूप में इन्हें देखा जा सकता है। नॉन सेक्रेटरी कोशिकाओं जैसे स्ट्रेटेड मसल सेल्स में ये मोस्टली देखी जा सकते हैं। नलिकाएं सपाट, शाखान्वित और विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना होता है। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को 2 भागों में बांट सकते हैं: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करें, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है। इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन के संश्लेषण के अंदर भाग नहीं लेती। बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, तो इसकी आउटर सरफेस थोड़ी रफ होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अतः ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग लेते हैं। यहाँ पर जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने देखा था, तो यहाँ सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये ट्यूब्यूल्स की हैं और ये वेसिकल्स की है, जो मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अन्य कोशिक की रचनाओं से संबंध किस तरीके से होता है आप देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसके आस में लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियन है, सभी स्ट्रक्चर्स जो सेलुलर है वो इसके आसपास रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कार्यों की बात करें तो इसके कार्य यांत्रिक आधार या मैकेनिकल सपोर्ट को ये मुख्यतः कंकाल बनाने के काम आते हैं। सेकेंड, एंजाइमेटिक क्रियाओं हेतु मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए अंतःप्रद्रवी जालिका एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं बिकॉज यह एंजाइमेटिक नेचर की होती है।
रोल ऑफ स्टोरेज। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की मेम्ब्रेन्स एक रिक्तिका को घेरती हैं और इन रिक्तिकाओं में संश्लेषण के दौरान पदे पदार्थों का स्टोरेज किया जा सकता है। रोल इन मेटाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटोमेम्ब्रेन्स, इंट्रासेलुलर इम्पल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, सिंथेसिस एक्टिविटी, एटीपी फॉर्मेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब इसके कार्य रहते हैं। ये कोशिका विभाजन के तल को भी निश्चित करते हैं। आनुवंशिक पदार्थों को ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। ये पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। ये कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद न्यूक्लियर एनवलप के निर्माण का कार्य करते हैं। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ग्लाइकोजन स्टोरेज के अंदर हेल्प करते हैं। थैंक यू।